हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ऑन ट्रीटीज़। इसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था जहाँ पर मैंने ट्रीटीज़ डिस्कस की थी पेटेंट से रिलेटेड। तो पेटेंट की जितनी भी इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़ होती है उसको मैंने डिटेल में बताया था, साथ में मैंने वहाँ पर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, आप वो वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर दे दूँगी, ठीक है। आज मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ ट्रीटीज़ रिलेटेड टू ट्रेडमार्क डिस्कस करूंगी, साथ में मैं ट्रेडमार्क के जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस है उसको भी बताऊंगी, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थंब द बटन। थैंक यू। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल ऑफ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रेस्पेक्टिवली, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 11, सेक्शन 11 सेक्शन 23, सेक्शन 2 सेक्शन 9, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 9, ठीक है। तो देखो, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के रिफ्यूजल में दो ग्राउंड होते हैं, एब्सोल्यूट ग्राउंड और रिलेटिव ग्राउंड, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ग्राउंड की बात की गई है सेक्शन 9 में और रिलेटिव ग्राउंड की बात की गई है सेक्शन 11 में। आपको ये दोनों सेक्शन याद रखने हैं, ठीक है। सेक्शन 9 में बात की गई है एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल और सेक्शन 11 में बात की गई है रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। मार्क एंड ट्रेडमार्क डिफाइन अंडर सेक्शन। देखो, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में हम ट्रेडमार्क की बात करते हैं और मार्क की बात करते हैं। इसको डिफाइन किया हुआ है कौन सी सेक्शन में? सेक्शन 21M एंड सेक्शन 21ZB, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखो, मार्क को डिफाइन किया गया है सेक्शन 21M में, तो ये आपको याद रखना है। मार्क को डिफाइन किया गया है सेक्शन 21M में और ट्रेडमार्क को डिफाइन किया गया है सेक्शन 21ZB में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 12 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999 डील्स विद प्रायर यूज, ऑनेस्ट यूज, कॉन्करेंट यूज, ऑनेस्ट एंड कॉन्करेंट यूज, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सेक्शन 12 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट डील करता है ऑनेस्ट एंड कॉन्करेंट यूज दोनों को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रीटीज रिलेटेड टू ट्रेडमार्क, ठीक है, और साथ में हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ये सारी ट्रीटीज़ जो है ना ट्रेडमार्क से रिलेटेड है। तो फर्स्ट है हमारी पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी, कब आई थी? 1883 में। मैड्रिड एग्रीमेंट कब आया था? 1891 में। मैड्रिड से रिलेटेड एक प्रोटोकॉल भी आया था, कब आया था? 1989। ये दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। दोनों ही किसको बता रही है? ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसको। थर्ड है नाइस एग्रीमेंट, कब आया था? 1957 में। ये क्लासिफिकेशन को बताता है। वियना एग्रीमेंट कब आया था? 1973। ये भी क्लासिफिकेशन को बताता है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें, वो हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। ट्रिप्स एग्रीमेंट, ये आपको सब जगह देखने को मिलेगा। जितने भी हमारे आईपी लॉज हैं वहाँ पर आपको ट्रिप्स देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये कब आया था? 1994 में। ट्रेड लॉ ट्रीटी, ये कब आई थी? 1994 में। जब मैंने इससे पहले जो ट्रीटी पर वीडियो बनाई है ना ट्रेडमार्क पर, कि ट्रेडमार्क की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ है, वहाँ पर मैंने बीजिंग ट्रीटी बता दी थी कि ये ना बीजिंग ट्रीटी ट्रेडमार्क से रिलेटेड है, उसको आप करेक्ट कर लेना। बीजिंग ट्रीटी कॉपीराइट से रिलेटेड है, ठीक है। ट्रेडमार्क से रिलेटेड ट्रीटी कौन सी है? ट्रेड लॉ ट्रीटी, कब आई थी? 1994। और ट्रिप्स कब आई थी? 1994 में, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी stipulate that right to priority for filling trademark application in member country is of 1 year, 6 months, 12 months, 8 months। तो इससे पहले जो मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया था ना, उसमें भी मैंने राइट टू प्रायोरिटी को डिस्कस किया था, ठीक है, डिटेल में डिस्कस किया था। ये राइट टू प्रायोरिटी किस में है? पेरिस कन्वेंशन 1883 में, ठीक है। तो वहाँ पर यदि आपने देखा है तो ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो अभी मैं इसको डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। तो इस पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी में एक राइट की बात की गई है, राइट ऑफ प्रायोरिटी। इसमें क्या है? जैसे मान लो किसी कंट्री ने इस पीसीटी को साइन किया हुआ है, ठीक है। इस कंट्री के अब किसी पर्सन ने इन्वेंशन किया है और वो सेम इन्वेंशन वो दूसरी कंट्री में भी क्लेम करना चाहता है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है? यहाँ पर जो डेट थी वो सेम डेट यहाँ पर भी क्लेम कर सकता है, ठीक है, राइट ऑफ प्रायोरिटी के अंदर। तो सेम डेट क्लेम करने के लिए दूसरी कंट्री में उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा? एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। और वो फाइल कैसे करनी पड़ेगी? यदि आपको पेटेंट से रिलेटेड एप्लीकेशन फाइल करनी है दूसरी कंट्री में सेम डेट के लिए, तो आपको 12 मंथ्स के अंदर अंदर फाइल करनी पड़ेगी। और ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिजाइन से रिलेटेड आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। राइट टू प्रायोरिटी के अंदर जब हम ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर हमें ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, तभी जाकर हम सेम डेट क्लेम कर सकते हैं दूसरी कंट्री में भी, ठीक है।
चाहे ट्रेडमार्क हो गया या फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गया, वहाँ पर 6 मंथ्स के अंदर अंदर हमें एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। अब हम बात करते हैं मैड्रिड एग्रीमेंट और मैड्रिड प्रोटोकॉल की। ठीक है, तो मैड्रिड एग्रीमेंट आया था 1891 में और मैड्रिड प्रोटोकॉल आया था 1989 में। आपको ये दोनों याद रखने हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ को एम करते हैं। क्या? यदि आपको ट्रेडमार्क से रिलेटेड एप्लीकेशन फाइल करनी है तो आपको सिंगल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है इंटरनेशनली। ठीक है, तो यदि आपको मल्टीपल कंट्री में ट्रेडमार्क चाहिए तो आपको सिंगल इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी सिर्फ। ठीक है, ये कौन बोलता है? मैड्रिड एग्रीमेंट या फिर मैड्रिड प्रोटोकॉल। ओके, ये जो आपको इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है उसकी वैलिडिटी होती है 10 ईयर्स। यदि आपको एक्सटेंड करवाना है तो आपको रिन्यूअल फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सिस्टम की? देखो, ये लेस एक्सपेंसिव होता है। देखो, सिंगल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है इसमें मल्टीपल कंट्रीज में भी यदि आपको ट्रेडमार्क चाहिए तो। ठीक है, तो ये लेस एक्सपेंसिव हो गया और टाइम भी कम लग रहा है तो लेस टाइम कंज्यूमिंग हो गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गए सिस्टम के। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स। ठीक है, किस वाले एग्रीमेंट में बात की गई है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? लोकार्को एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट, नाइस एग्रीमेंट, बर्ने एग्रीमेंट। ठीक है, तो हमें पता है कि पेरिस जो कन्वेंशन था वो क्लासिफिकेशन की बात तो नहीं करता। लोकार्को एग्रीमेंट के बारे में हमें नहीं पता, नाइस एग्रीमेंट के बारे में नहीं पता, बर्ने जो एग्रीमेंट नहीं है बेसिकली, ये तो ट्रीटी है, तो ये लिखा हुआ ही गलत है पहले तो। ठीक है, तो बर्ने जो ट्रीटी है, बर्ने कन्वेंशन ट्रीटी जो कि 1886 में आई थी, वो लिटरेसी वर्क और आर्टिस्टिक वर्क की बात करती है। ठीक है, तो ये रिलेटेड टू कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क तो हुआ भी नहीं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा लोकार्को एग्रीमेंट और नाइस एग्रीमेंट। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं नाइस एग्रीमेंट की। कब आया था? 1957 में। ठीक है, तो इसका आपको ईयर याद रखना है। इस नाइस एग्रीमेंट में किसकी बात की गई है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन की। ठीक है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन की। किस चीज़ की क्लासिफिकेशन की? गुड्स और सर्विसेज। तो नाइस एग्रीमेंट बात करता है गुड्स और सर्विसेज के इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो मतलब ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा कि इसका क्लासिफिकेशन क्या हुआ, गुड्स का और सर्विसेज का। ठीक है, इस नाइस एग्रीमेंट में 45 क्लासेस दी गई हैं। 11 तो सर्विसेज की बात की गई है और 34 गुड्स। तो आपको याद रखना है कि इस वाली क्लासिफिकेशन में 34 तो गुड्स हैं और 11 क्या है? सर्विसेज हैं। ठीक है, इंडिया ने कब ज्वाइन किया था इसको? 2019 में। तो 2019 में इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था। तो नाइस एग्रीमेंट आए तो 1957 में था, लेकिन इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है 2019 में। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स। कहाँ पर बात की गई है गुड्स और सर्विसेज की क्लासिफिकेशन की? नाइस एग्रीमेंट में। कब आया था? 1957 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ नाइस एग्रीमेंट। देखो, नाइस एग्रीमेंट आया था 1957 में, लेकिन इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 2019 में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। विच एग्रीमेंट रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ फिगरेटिव एलिमेंट ऑफ मार्क। मार्क मतलब ट्रेडमार्क। तो ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है जो कि क्लासिफिकेशन की बात करता है ऑफ फिगरेटिव एलिमेंट ऑफ ट्रेडमार्क? ठीक है, लोकार्नो एग्रीमेंट, रोम एग्रीमेंट, नाइस एग्रीमेंट और वियना एग्रीमेंट। ठीक है, तो हमें पता है कि जो रोम एग्रीमेंट है वो कॉपीराइट से रिलेटेड है। कब आया था? 1961 में। ठीक है, तो मैंने ट्रीटी पे जो वीडियो बनाई थी वहाँ पर मैंने रोम एग्रीमेंट के बारे में बताया था कि वो कॉपीराइट से रिलेटेड है। और कब आया था? 1961 में। तो ट्रेडमार्क से रिलेटेड तो हुआ नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। नाइस एग्रीमेंट हमने अभी देखा ही क्लासिफिकेशन की बात करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, ना कि फिगरेटिव एलिमेंट्स की, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब बचा लोकार्नो एग्रीमेंट और वियना एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब हम बात करते हैं वियना एग्रीमेंट की। कब आया था? 1973 में। किससे रिलेटेड है? ट्रेडमार्क से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको याद रखना है ट्रेडमार्क से रिलेटेड हमने दो एग्रीमेंट पढ़े हैं। नाइस एग्रीमेंट, ठीक है, कब आया था? 1957 में, जो कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन की बात करता है गुड्स एंड सर्विसेज में। ठीक है, और एक हम बात कर रहे हैं वियना एग्रीमेंट की। कब आया था? 1973 में। तो ये दोनों ही एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है? ट्रेडमार्क से रिलेटेड, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम देख लेते हैं वियना एग्रीमेंट में क्या है।
तो ये जो वियना एग्रीमेंट है ना, वो क्लासिफिकेशन की बात करता है। कौन सी क्लासिफिकेशन की? फिगरेटिव एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडमार्क। ठीक है, तो जितने भी हमारे शेप्स होते हैं ना ट्रेडमार्क में, उस ट्रेडमार्क में शेप्स को क्लासिफाई करने का काम कौन करता है? वियना। ठीक है, जैसे आपने, इसमें नेम नहीं होता, सिर्फ शेप्स होते हैं। जैसे ऐसे मान लो एक शेप हो गई, या फिर इस तरह की कोई शेप हो गई, उसको क्लासिफाई करने का काम कौन करता है? ये वियना। तो आपको याद रखना है, गुड्स एंड सर्विसेज को क्लासिफाई करने का काम करता है नाइस, और वियना एग्रीमेंट क्लासिफाई करता है जो शेप्स फिगर्स होते हैं उनको। ठीक है, ट्रेडमार्क में। तो वियना एग्रीमेंट भी क्या है? ट्रेडमार्क से रिलेटेड है, तो ये 10 ईयर्स तक ही वैलिड होता है, और यदि आपको और रिन्यू करवाना होता है तो उसको फीस पे करनी पड़ती है। ठीक है, इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया था वियना एग्रीमेंट को? 2019 में वियना एग्रीमेंट को ज्वाइन किया था। तो वियना एग्रीमेंट आया था 1973 में, लेकिन इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 2019 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नाइस एग्रीमेंट हो गया या फिर वियना एग्रीमेंट हो गया, इंडिया ने इसको साथ साथ ज्वाइन किया था। कब? 2019 में। ठीक है, आपको सेम याद रखना है, पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी को और पीसीटी को, इन दोनों को इंडिया ने साथ साथ ज्वाइन किया था। कब? 7 दिसंबर 1998। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रेड लॉ ट्रीटी की। कब आई थी? 1994 में। ठीक है, ये भी किससे रिलेटेड है? ट्रेडमार्क से रिलेटेड ट्रीटी है। आपको याद रखना है, ट्रेडमार्क से रिलेटेड 1994 में 2 ट्रीटी आई थी, टीएलटी ट्रेड लॉ ट्रीटी और एक ट्रिप्स। ठीक है, तो देखो ट्रिप्स को तो मैंने पार्ट 1 में, इससे पहले जो पार्ट 1 वीडियो बनाया था उसमें डिस्कस किया था। आज हम ट्रेड लॉ ट्रीटी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, कब आई थी? 1994 में। इसका एम क्या है? इसका एम है सिंप्लीफाई करना प्रोसीजर को। कौन से प्रोसीजर को? प्रोसीजर ऑफ ट्रेडमार्क एंड सर्विस मार्क। ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क का जो प्रोसीजर होता है उसको सिंप्लीफाई करने का काम करता है टीएलटी। ठीक है, मतलब ये बोलता है कि सिर्फ अप्लाई करने के 3 ही प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, तो इसके कितने प्रोसीजर हैं? 3। कौन कौन से? फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन, सेकंड है चेंजेस आफ्टर रजिस्ट्रेशन, और थर्ड है रिन्यूअल। ठीक है, तो इसके 3 प्रोसीजर है ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क के। तो आपको याद रखना है, टीएलटी सिंप्लीफाई करता है प्रोसीजर को, इसके 3 प्रोसीजर हैं, रजिस्ट्रेशन, चेंजेस आफ्टर रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिप्स 1994 एक्सक्लूड आर्टिकल 5 ऑफ बर्नी कन्वेंशन, आर्टिकल 6 BIS ऑफ बर्नी कन्वेंशन, आर्टिकल 7 ऑफ बर्नी कन्वेंशन, आर्टिकल 8 ऑफ बर्नी कन्वेंशन। देखो हमने ट्रिप्स के बारे में डिस्कस किया था, क्या कि ट्रिप्स क्या है? ट्रेड और आईपी को का एक स्ट्रॉन्ग लिंक है। ठीक है, और ये जो WTO है उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट है। 1994 में आया था ये ट्रिप्स। ठीक है, लेकिन ये क्या चीज़ एक्सक्लूड करता है उसको आपको याद रखना है। इसका आंसर है बी, ये आर्टिकल 6 BIS ऑफ बर्नी कन्वेंशन। बर्नी कन्वेंशन के इस वाले आर्टिकल को ये एक्सक्लूड करता है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 6 BIS ऑफ बर्नी कन्वेंशन, इसको ये क्या करता है? एक्सक्लूड करता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ भी देख लेते हैं, जैसे ट्रीटीज़ रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन। तो सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन की ट्रीटीज़ कौन कौन सी है? फर्स्ट है ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। देखो आपको ये याद ही रहेगा, देखो यहाँ पर भी इंटीग्रेटेड सर्किट है तो इससे रिलेटेड ये वाली ट्रीटी हो जाएगी। ठीक है, सेकंड है पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी, आपको याद रखना है जो 1883 में आई थी, ये भी इस सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट वाली ट्रीटी से रिलेटेड है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी देख लेते हैं, ट्रीटी रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो प्लांट वेराइटी है ये भी क्या है? आईपी राइट्स हैं। ठीक है, हमारे आईपी राइट्स में कौन कौन से आते हैं? पेटेंट आते हैं, ट्रेडमार्क आते हैं, कॉपीराइट आते हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आते हैं, साथ में प्लांट वेराइटीज़ भी आईपी राइट्स के अंदर आते हैं, आईपी लॉज हैं ये भी। ठीक है, इसकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड कौन सी ट्रीटी है? ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कब आई थी? 1994। तो आपको याद रखना है कि जो ट्रिप्स है वो प्लांट वेराइटीज़ के प्रोटेक्शन का काम भी करता है। ठीक है, पेटेंट का तो करता ही है, ट्रेडमार्क का, कॉपीराइट का, इन सब का करता है, साथ में ये प्लांट वैरायटी के प्रोटेक्शन की भी बात करता है। ठीक है, तो प्लांट वैरायटी की प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक ही ट्रीटी है, कौन सी? ट्रिप्स। ठीक है, दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड सम बटन। थैंक यू।